Hello everyone, this is the second lecture on ecology, and in this particular lecture we will be talking about abiotic factors. And आज जो हम सबसे पहला फैक्टर यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी लाइट। तो आज हम यहाँ लाइट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इफ यू कैन रिकॉल तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। हमने इकोलॉजी के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनके बारे में हमने समझा था कि एग्जैक्टली इकोलॉजी होती क्या है एंड इकोलॉजी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ये सारी बातें जो हैं हमने अपने लास्ट वाले सेशन में डिस्कस की हुई हैं। लास्ट सेशन में ही हमने ये बात कर ली थी कि बायोटिक और बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और हमें दोनों को किस तरह से स्टडी करना है। आज सबसे पहले हम लोग लाइट को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हम लाइट को डिफाइन करें कि एग्जैक्टली लाइट क्या होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चलिए ठीक है। सो देखिए, जब हम लोग लाइट की बात करते हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं कि जब हम लाइट को कहेंगे तो लाइट को डिफाइन करने का एक सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। सो हम ये कह देते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। जब हम लोग लाइट की बात करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ शीर्षक को सो दैट हमारे जो वर्ड्स हैं ये हम इजिली समझ सकें, राइट। तो जब हम लोग लाइट की बात कर लेते हैं तो हम लाइट को ये कहते हैं कि लाइट जो है हमारी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। इसके अलावा हम लाइट को ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट जो है ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। लाइट जो है हमारी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं हमारे। हम जानते हैं अपने बेसिक डिस्कशन से, स्टडीज से, कि हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होता है। वी आर गोइंग टू हैव इट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड हमारे पास इसका एक मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट, राइट। एंड देन ये दोनों जो कंपोनेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये दोनों 90 डिग्री पर अलाइन होते हैं एक दूसरे के एंड देन ये ट्रेवल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं लाइट को जब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अब देखिए, लाइट का जो नेचर है वो इसका डुअल नेचर है। हम जब लाइट के नेचर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लाइट शोज डुअल नेचर, राइट। लाइट शोज डुअल नेचर, कि जो लाइट का नेचर है वो एक डुअल नेचर है। डुअल नेचर इन द सेंस कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है, लाइट अपना एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है। और जब हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो लाइट का पार्टिकल नेचर को स्टडी करते हुए हम बहुत सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। नाउ फिनोमिना जैसे कि, अब देखिए, पार्टिकल नेचर से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, पहला नेचर तो जैसे मैंने कहा कि पार्टिकल नेचर है, दिस इज द फर्स्ट नेचर। ऐसे ही लाइट का एक और सेकंड नेचर होता है जिसको हम लोग वेव नेचर बोलते हैं। सो लाइट हैज अ वेव नेचर आल्सो। हम वेव नेचर ऑफ लाइट से भी कुछ फिनोमेना जो हैं उसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी कैन एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस का फिनोमेना, राइट। तो हम इंटरफेरेंस के फिनोमेना को समझा सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि लाइट डुअल नेचर शो करती है और लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट है और एक तरह से एनर्जी की फॉर्म है। हमें लाइट को थोड़ा सा बायोलॉजिकल वे में बात करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लाइट की बायोलॉजिकल वे में बात करूं, हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दो तरह की हो सकती हैं। एक जो हमें दिखाई दे रही है उन्हें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये विजिबल रेडिएशन है, और जो दूसरी है वो हमारे लिए नॉन विजिबल रेडिएशन होगी, राइट। लाइट की हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। एक तो वो हो गई जो हमारे पास विजिबल है, दूसरी वो हो गई जो हमारे पास विजिबल नहीं है। अब जब हम लोग देखिए विजिबल कंपोनेंट ऑफ लाइट की बात करते हैं, एक सेकंड में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ हमें ये पूरा आई गेस दिखाई दे रहा होगा, हाँ एग्जैक्टली। सो जब हम लोग लाइट के विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमें ये मिलता है कि लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो हमारा 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है। मतलब जो हमारी विजिबल लाइट है, लेट मी राइट इट हियर, कि जो हमारा विजिबल लाइट है ये हमारा 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक का जो हमारे पास स्पेक्ट्रा है वो हमारा विजिबल लाइट में है ना। आप जानते हो उसमें विबग्योर हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है, राइट,
जो हमारी वेवलेंथ इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो ये हमारे पास लो वेवलेंथ है। तो लेस वेवलेंथ में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो लेस वेवलेंथ में आती है दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज, गामा रेज। ये वो हैं जिनकी हमारे पास वेवलेंथ कम है, राइट। ये कौन सी रेडिएशन है जिनकी हमारे पास वेवलेंथ कम होती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वेवलेंथ और एनर्जी का एक इनवर्स रिलेशन है, इन द सेंस कि अब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, इनकी जो वेवलेंथ है, जो इनका लैम्डा वाला फैक्टर है, वो अगर लेस होगा तो इनकी जो एनर्जी होगी वो हाई होगी, हाई होगी। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशन है हमारे पास वेवलेंथ और एनर्जी के कंपोनेंट में। ऐसे ही अगर हम लोग जो हमारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ से आगे जाते हैं, लेट्स से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ से आगे जाते हैं, तो हम पाएंगे कि जो ये रेडिएशन है ये इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स है। और क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी यहाँ कम होगी, मतलब इनकी एनर्जी यहाँ कम है तो दे हैव लेस एनर्जी। सो एक ये कंपोनेंट हमें ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई, नीचे हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमारे पास नैनोमीटर में है। तो दो कंपोनेंट होते हैं इसमें लाइट के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब इस चैप्टर में मतलब जब हम लोग लाइट को एज अ एबायोटिक फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पढ़ना क्या है, हम पहले इस बात को समझते हैं। देखिए हमें लाइट के यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और रादर मैं आपको यूजेस पढ़ाने से पहले एक सबसे शुरुआती बात आपसे ये करना चाहूँगा और करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो लाइट है या फिर जो लाइट का सबसे पहले सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो सन है, राइट। जब हम लोग सन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों है, सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों मान रहे हैं। तो इस बात को हम जानते हैं कि सन से जो फोर्टिक एनर्जी आती है, जो फोर्टिक एनर्जी है सन की, इस फोर्टिक एनर्जी को ग्रीन प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं। ग्रीन प्लांट की बात कर लीजिए, एल्गी की बात कर लीजिए, या लेट्स से साइनोबैक्टीरिया की बात कर लीजिए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ, तो ये करते क्या है ना कि ये इस लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक। अब इन्होंने इस फोर्टिक एनर्जी को क्या करा, अब्सॉर्ब करा, और इसके साथ ये इसको फिक्स, मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस फोर्टिक एनर्जी को, इस फोर्टिक एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देंगे इसको केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में। और इसी केमिकल एनर्जी का यूज करते हुए ये फिक्स करते हैं अपने लिए CO2। तो CO2 को फिक्स करेंगे किस में, किसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सो दे सिंथेसाइज सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे, इस एनर्जी का यूज करते हैं। अब देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा कि ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे पास ग्लूकोज, राइट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग क्या ले रहे हैं, लेट्स से हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास ग्लूकोज। अब इस तरह से प्लांट में सबसे पहले ग्लूकोज सिंथेसाइज हो गया। अब इन्हीं प्लांट्स को तो दूसरे ऑर्गेनिज्म खाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर रहा है तो वो कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, हर्बीवोर्स हो गया। हर्बीवोर्स इन द सेंस कि वो प्लांट्स को खा रहा है। अब अल्टीमेटली उसको जो एनर्जी मिली वो फूड से मिली, लेकिन ये फूड कैसे सिंथेसाइज हुआ, प्लांट ने सिंथेसाइज करा बाय यूजिंग दी फोर्टिक एनर्जी। अब उन एनिमल्स को जो प्लांट खाते हैं, उन एनिमल्स को कोई दूसरा एनिमल खाएगा, तो इसी तरह से फूड चेन में एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। तो इतनी बात हमें यहाँ पर समझनी है। मैं इसके लिए आगे स्लाइड भी जो है आपको शो कर दूंगा। अच्छा देखिए एक बात समझने की और कोशिश कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अगर हम लोग यहाँ बात भी कर लें तो मैंने ये शायद ना एक रिप्रेजेंटेशन डाला भी हुआ है, आई गेस ये है वो स्लाइड, हाँ ये, चलिए ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये रहा हमारे पास फोटोसिंथेसिस का स्लाइड है। आप इजीली समझ पा रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस के स्लाइड की बात करें तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली है। अब देखिए तो ये जो सन से लाइट आ रही है, ये जो सनलाइट है, इसी सनलाइट को तो प्लांट यूज कर रहे हैं। तो ये जो अल्टीमेटली एनर्जी है दिस इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, ये यूज हो रही है प्लांट के थ्रू। प्लांट्स में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है सनलाइट को अब्सॉर्ब करेंगे एंड हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंथेसाइज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सन से डायरेक्टली सारी एनर्जी जो है
यहाँ पे आ जा रही है, ऐसा भी नहीं है ना। अब एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना। जब हम लोग अपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करते हैं तो वी हैव बहुत मेनी लेयर्स इन आवर एटमॉस्फेयर। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं डायग्राम को, एंड देन कहीं और पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करिए। चेक, लेट्स से आई एम पेस्टिंग इट हियर, है ना। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। अब सनलाइट से यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हमारी एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं, हालांकि मैं ये लेयर्स आपको पढ़ाऊंगा बाद में, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जब हमारी लाइट इन सारी लेयर से गुजरती हुई आती है तो बीच में यहाँ पार्टिकल्स भी हैं, बहुत से डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैसेस होते हैं, तो बहुत सी एनर्जी जो है बीच में ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है और हमारी अर्थ तक हालांकि कंप्लीट एनर्जी नहीं पहुंचती। जस्ट मैं आपको यहाँ पर इतना बताना चाह रहा हूँ। खैर, इकोलॉजी में लाइट का क्या यूज है, तो लाइट के यूज हम दो सेगमेंट्स में पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग यूजेस ऑफ लाइट की बात करेंगे तो हम यहाँ दो सेगमेंट्स में लाइट के यूज पढ़ेंगे। अब वो कौन से दो यूज हैं, एक बार इनको भी देखेंगे अपन। तो हम कहाँ पर जो है यूज ऑफ लाइट देखेंगे, तो ये देखिए, तो लाइट के यूजर्स हम यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेता हूँ, इजिली विजिबल है। पहले तो लेट्स से प्लांट्स में, अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, आपको पता है कि मैं नोट्स भी अभी आपको शो करूंगा, देन हम नोट्स से डिटेलिंग कर लेंगे। प्लांट्स में क्या क्या यूज हो सकते हैं लाइट्स के, आप जरा थोड़ा सा सोचिए। तो प्लांट्स में देखिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए लाइट यूज होती है, क्लोरोफिल बनाने के लिए लाइट की जरूरत होती है, जी हाँ। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू फूड सिंथेसाइज हो रहा है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है एनर्जी चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी लाइट की आवश्यकता है, राइट। बहुत से ऐसे ऐसे प्रोसेसेस हैं जहां हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसके अलावा भी बात करूं तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ले सकते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन ले सकते हैं, वहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है। इवन हार्मोन सिंथेसिस में प्लांट्स अलग अलग तरह, जैसे ऑक्सीजन सिंथेसिस की हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें लाइट्स की आवश्यकता है, तो हार्मोन सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। तो वो बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें प्लांट्स की जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं फोटो पीरियोडिज्म की बात करूँ, फोटो पीरियोडिज्म 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 देखिए, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी, या फिर मैं यूं कहूँ अगर बहुत सिंपल सी भाषा में, the duration of light, duration of light available to the plant, available to plant। तो फोटो पीरियडिज्म के हिसाब से हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग डे प्लांट हो सकते हैं, हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट हो सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट मीन्स जिनको अपनी फ्लावरिंग के लिए, अपनी फ्रूटिंग के लिए एक लंबे टाइम तक मतलब जो है सनलाइट की आवश्यकता होती है, लाइक 24 आवर में से मोर देन 12-13 आवर, इस तरह से लाइट की आवश्यकता है। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिन्हें कम लाइट की आवश्यकता है, मतलब वो शेड, मतलब वो कम जो है कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट में भी हो सकते हैं। एंड थर्ड इज डे न्यूट्रल प्लांट। तो जब हम इनके बारे में आगे बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, तब मैं वहां पर इनके बारे में बहुत डिटेल में बात कर लूंगा। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे फोटोमोर्फोजेनेसिस में, है ना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जगह मुझे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म लिखना चाहिए जनरली, तो वी विल राइट द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ओवर हियर। इन सब चीजों को, इनमें से कुछ चीजों को अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एनिमल्स में जो है क्या यूज हो सकता है अगर हम लोग लाइट का, तो वो देखें कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ लाइट इन एनिमल्स, राइट। की यूजेस ऑफ लाइट इन एनिमल्स। तो अगर एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले तो विजन, आप और मैं देख कैसे पा रहे हैं, आपको पता है ना, लाइट की वजह से देख पा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें गोनाडल एक्टिविटीज के लिए, जो गोनाडल एक्टिविटीज हैं, गोनाड्स की एक्टिविटी के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट में जो है उनको लाइट की चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात बताऊं कि सैल्मोनिक लार्वा होता है, राइट। फॉर एग्जांपल सैल्मोन लार्वा में, इस सैल्मोन लार्वा को अगर डार्क में मतलब इसको कम लाइट मिले, मतलब ये डार्क में इसका साइज ज्यादा होता है, लार्ज साइज का हो जाता है। तो मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे टन्स ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास।
तो लाइट अलग अलग चीज़ों को अफेक्ट करती है, जैसे विजन को अफेक्ट कर रही है, गोनाड की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है। अच्छा, पिगमेंटेशन को अफेक्ट करती है, इसको तो भूल ही नहीं सकते हम लोग ना, एनिमल्स में पिगमेंटेशन को भी लाइट अफेक्ट करती है। इसके अलावा मूवमेंट, फोटोटैक्सिस बोलते हैं हम इसको, जैसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है, फोटोटैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट, तो मूवमेंट को भी अफेक्ट करती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यूग्लिना उस साइड जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए यूग्लिना है, तो यूग्लिना लाइट की तरफ मूव करेगा, तो लाइट आई तो उसने उसकी तरफ मूव करना शुरू किया। ऐसी बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो डार्क में जाना चाहते हैं, लाइट से दूर जाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस हो सकता है, नेगेटिव फोटोटैक्सिस हो सकता है। और सिक्स, अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो इसे तो हम भूल ही नहीं सकते, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक तो एनिमल्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स में जो है लाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन टर्म्स में लाइट के यूजेस थे, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए मैं इसके बाद ना डायरेक्ट नोट्स पे आ रहा हूँ, जो नोट्स हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में कवर अप कर लेते हैं कि कौन कौन से नोट्स हैं। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ। और अगर आपको ये पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना मेल आईडी ओवर देयर आप मुझे दे सकते हैं, तो आई शेयर दी पीडीएफ ऑफ दीज नोट्स विद यू, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे फुल नोट्स की पीडीएफ है, मैं इसमें ले आता हूँ। चलिए, हमें क्या डिस्कस करना है आज, तो हमें लाइट को डिस्कस करना है, राइट। एक बार पहले लाइट ले लेते हैं हम, ये रहा हमारा लाइट फैक्टर। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हम क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं रीड आउट कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि हमें चीजें पता चल जाए, है ना। चलिए देखिए, तो क्या कह रहे हैं हमसे, लाइट इज वेल नोन फॉर इट्स इफेक्ट्स ऑन बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स एज फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ट्रांसपिरेशन के लिए जरूरी है, सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, फ्लावरिंग के लिए जरूरी है। ये प्लांट्स के लिए यूज बता रहा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट। अच्छा, लाइट में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी, कितनी लाइट पहुंच रही है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊं ना एक बात, तो जैसे मान लो कि प्लांट्स हैं, बहुत से बड़े बड़े प्लांट होते हैं जंगलों में जिनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा है, तो छोटे प्लांट्स को लाइट नहीं मिल पाती, उनको इंटेंसिटी पूरी नहीं पहुंच पाती, तो वो पूरे वेल तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी पहुंच रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो लाइट इंटेंसिटी रीचिंग द अर्थ सरफेस शोज मच वेरिएशंस बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम सच फैक्टर, जैसे कि एटमॉस्फेयर, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, chiefly atmosphere gases जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन that absorb and disperse a small fraction of the shorter wavelength। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाइट को धरती पे पहुंचने से पहले एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इंटेंसिटी इफेक्ट कर रहे हैं। अब इंटेंसिटी में कैसे, जैसे गैसेज हैं, है ना, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रही हैं। Even suspended particles, solid particles dispersed in the air such as dust and smoke, or in water such as clay, slit, plankton, bog, colloids etc। तो मान लीजिए कि अगर मैं समुद्रों की बात करूं तो समुद्रों में तो बहुत गहराई तक जीव मिलते हैं हमें। अब ऊपर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, या नीचे तक सनलाइट नहीं जा रही है, प्लैंक्टॉन्स अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। वाटर की लेयर्स, लेयर ऑफ वेजिटेशन चीफली इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट सच एज फॉरेस्ट, राइट। और वहां की टोपोग्राफिक फैक्टर्स सच एज डायरेक्शंस एंड स्लोप ऑफ द लैंड सरफेसेस व्हिच कॉज मार्क वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड डेली ड्यूरेशन ऑफ इंसोलेशन। अल्टीमेटली ये बात कर रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें तो गैसेस हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। वाटर में बात करें तो वाटर में हम प्लैंकटन की बात कर सकते हैं, मिट्टी की बात कर सकते हैं, क्ले की बात कर सकते हैं, मतलब ये लाइट को अब्जॉर्ब कर ले रही है ना, तो इंटेंसिटी को घटाती है, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए यहाँ हमें समझना जरूरी है। अब हम लोग डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि हमें यहाँ क्या चीज़ पढ़नी है। तो हम बिना अपना टाइम वेस्ट करे हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि लाइट प्लांट में इसका क्या रिलेशन है एनिमल्स में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो क्वेश्चन फ्रेम होगा, हमारा यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो हमें कोई बाकी चीज़ तो करनी है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली यहीं पे ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लाइट इन रिलेशन टू प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, गुड। सो देखिए, लाइट इन रिलेशन टू प्लांट हमारा जो मेन टॉपिक है, ये ध्यान रखना है आपको कि हम प्लांट्स में यूज पढ़ रहे हैं लाइट्स का। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइट अफेक्ट द प्लांट लाइफ इन फॉलोइंग वे। सबसे पहला क्लोरोफिल प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए सुनिए,
except few, कुछ को छोड़ के, like seedling of conifers, young fronds of ferns, some mosses and algae, which may become green even without light. मतलब कुछ species को छोड़ के, जैसे कि ferns हैं, बहुत सी मॉसेज होती हैं, राइट। अभी जैसे मैं लेंसडाउन में था कुछ दिनों पहले, तो वहाँ प्लांट्स पे मॉस लगी हुई थी, वहाँ बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन मॉस काफ़ी ग्रीन थी वहाँ की, ठीक है ना, एन एल्गी, तो ये बिना लाइट के भी ग्रीन हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट नीड लाइट फॉर द क्लोरोफिल फॉर्मेशन। अब देखो, हमें इसका बायोसिंथेसिस का प्रोसेस तो पढ़ना नहीं है, हमें इतना जानकारी चाहिए, वो हम लोग ले गए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हमें डायरेक्टली ये ध्यान रखनी है कि लाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो लाइट की रिक्वायरमेंट हम सीधा सीख देंगे कि भाई जो हमारा क्लोरोफिल सिंथेसिस है उसमें हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। Thus existence of other life form which depends upon plant for food due to the light. तो सीधा सा है कि अगर क्लोरोफिल नहीं सिंथेसाइज होगा तो बाकी चीजें इफेक्ट होंगी। हीटिंग एक्शंस, right? Next is heating action. Exposure of part of the plants to the light raises their temperature, which affect their related process. अब टेम्परेचर की मैं बात करूं तो ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप देखिएगा, मैं आपको जब टेम्परेचर अलग से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, हालांकि लाइट और टेम्परेचर थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन रेट। तो इनडायरेक्टली लाइट अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन रेट थ्रू इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि लाइट क्या करती है, लाइट कॉजेस, right, we'll write it here, that light causes increase in temperature. लाइट अल्टीमेटली टेम्परेचर को बढ़ा देगी और जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट चेंज होगा। तो ट्रांसपिरेशन रेट कॉरेस्पॉन्डिंगली अफेक्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा मान लीजिए तो ट्रांसपिरेशन पुल बढ़ेगा, और ट्रांसपिरेशन पुल बढ़ेगा तो रूट्स में से लाइट एब्जॉर्ब होगी, रूट प्रेशर बढ़ेगा। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा रूट प्रेशर थ्योरी। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कैसे पतला नहीं हो रहा, थिन तो है हमारे पास, चलो आई गेस ये वाला देख लेते हैं फिर, है ना। ओके, मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है ना, इसको ऐसे मान लेते हैं कि कोई प्लांट है और इसकी लीफ है। अगर इसकी लीफ से ज़्यादा वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो इसकी रूट्स क्या करेंगी, इसकी रूट ज़्यादा पानी को अपनी ऊपर तरफ खींचेंगी। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल बन गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मान लीजिए आपने एक पाइप को ग्लास में डाला या किसी कंटेनर में डाला और आप अपने मुंह से उस पाइप के पानी को सूख लिया, मीन्स आपने उसको सकल किया। तो जब आप उस पानी को ऊपर खींचेंगे तो नीचे से पानी और ऊपर चढ़ता हुआ आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ेगा। Hence, high light intensity are always associated with dry habitat and high transpiration rate. बड़ी सीधी सी बात है। थर्ड, स्टोमेटल मूवमेंट, राइट। जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करता है भाई, ये भी लाइट से और टेम्परेचर से रेगुलेट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, लाइट कंडीशंस एट पोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। Thus, total amount of radiation received by the Earth's surface differ with the latitude, that is distance from the equator. This may be one of the reason for differences in the vegetation at poles and at the other part of the Earth. ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना, अर्थ पे। मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। लेकिन लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है ना हमारा वेजिटेशन। अगर हमारे वेजिटेशन को ठीक ठाक लाइट मिल रहा है, मान लीजिए हमारी अर्थ की वो सरफेस जहाँ अच्छी लाइट पहुंच ही नहीं रही, तो वहाँ हमारा अच्छा वेजिटेशन हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो वेजिटेशन भी जो है डिपेंड करता है। अब ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमको देखना है कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है। पहला होता है हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स का मतलब होता है लाइट लविंग स्पीसीज, सिंपल सी बात है। हीलियोफाइट्स का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, लाइट लविंग प्लांट्स। लाइट लविंग प्लांट्स कहने का मतलब है कि वो जो फुल सनलाइट में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। और स्क्योफाइट्स का मतलब होता है जिन्हें कम लाइट इंटेंसिटी चाहिए, राइट। तो दे कैन इवन ग्रो एट लो लाइट इंटेंसिटीज। या मैं यूं कहूं कि जो स्क्योफाइट्स प्लांट्स हैं, आई डोंट नो बट ये पेन का साइज थोड़ा कम छोटा हो रहा है, या फिर हम यूं कहें लेट्स से ग्रीन कलर कि जो स्क्योफाइट्स हैं ये शेड लविंग प्लांट होते हैं, दे आर शेड लविंग प्लांट। तो ये दो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन टर्म्स को अलग से लिख देता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर। पहला हीलियोफाइट्स, राइट, ये हमारे लिए दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास जो टर्म है दैट इज गोइंग टू बी, अच्छा अभी यहाँ एक ठीक हो गया ना,
पहला जो हमारे टर्म है दैट इज गोइंग टू बी हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स का मतलब होता है लाइट लविंग प्लांट्स। लाइट लविंग प्लांट्स। और जो सेकेंड हमारे पास टर्म है दैट इज स्क्योफाइट्स। स्क्योफाइट्स का मतलब होता है शेड लविंग प्लांट। शेड लविंग प्लांट। लेट मी चेक कि अगर ये कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दो बातें हमने अभी देख ली। और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं प्लांट में, ये इस बात को कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। ओके, तो और क्या क्या यूज हो सकते हैं ये वाली बात देखते हैं। ये तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे ले लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अच्छा हमें यहाँ दे रखा है नेक्स्ट फोटो पीरियडिज्म। तो आइए एक बार फोटो पीरियडिज्म को भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। सो ये पूरा नहीं आ रहा ना, तो इसको पूरा लाते हैं बस। हाँ, आई गेस अभी कंप्लीट है, अभी भी नहीं है। हाँ, अब ठीक है। सो देखिए एग्जैक्टली फोटो पीरियडिज्म होता क्या है। फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द डेली लाइट पीरियड विच प्लांट आर एक्सपोज। मतलब एक प्लांट एक दिन में कितनी देर के लिए जो है उसको सनलाइट मिली, वो हो गया हमारा फोटो पीरियडिज्म। भाई फोटो मीन सनलाइट, पीरियडिज्म का मतलब होता है टाइम की ड्यूरेशन, है ना, कितने पीरियड के लिए मिला, कितनी ड्यूरेशन है उसकी, कितना पीरियड रहा उसका। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे पास ये फोटो वर्ड आया है ये आया है लाइट से, और पीरियडिज्म जो वर्ड आया है वो आया है ड्यूरेशन से। सो क्या ड्यूरेशन है प्लांट की। सो टोटल लेंथ ऑफ द डेली नाइट लाइट पीरियड टू विच प्लांट्स आर एक्सपोज, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियड. Photo period has pronounced effect on the vegetative growth as well as flowering of the plants. On the basis of their photo period, the plant may be short day plant. अभी अगर आपको याद हो तो हमने कहा था शॉर्ट डे प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनका जो फोटो पीरियड है वो क्रिटिकल से कम होता है। क्रिटिकल मतलब 12 से 14 घंटों से कम का फोटो पीरियड होता है। तो जनरली ये डेवलप होते हैं जब फोटो पीरियड 12 टू 14 आवर्स से कम होगा, राइट। ओके, जैसे कि सेल्वा स्प्लेंडन, राइट, धतूरा, वी हैव कैनाबिनस सटाइवा, राइट, कैनाबिनस आप जानते हैं भांग की बात हो रही है यहाँ पर, राइट, एंड्रोपोगोन, राइट, एंड कॉस्मोस। ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, ऐसे प्लांट जो डिमांड करते हैं फोटो पीरियड इन एक्सेस ऑफ सर्टन क्रिटिकल मिनिमम, है ना, मतलब 14 टू 16 आवर्स की, मतलब सॉरी 10 टू 12 आवर्स से ज्यादा, अपन ऐसे कह सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म को थोड़ा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्रासिका रेपा है, नाइजेरिया है, राइट, एंड सो है। ओके, सम प्लांट्स आर इनडिफरेंट टू दी अबव कंडीशंस एंड आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी अभी कि 3 तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोसम है आलू की, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, निकोटीनिया टोबैकम है, मतलब निकोटिन की तंबाकू के पेड़ की बात करें हम लोग, ऐसे बहुत से प्लांट हैं। सो लाइट एज अ फोटो पीरियड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। मतलब लाइट के हिसाब से प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अर्थ के इक्वेटर्स पे, पोल्स पे जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लाइट के हिसाब से है। तो लाइट इन सारी चीजों को प्लांट्स में रेगुलेट करती है। ये हमें सिंपली नॉर्मली ध्यान रखना है। अगर हम लोग एक बार बात करें कि जैसे कि क्लोरोफिल सिंथेसिस, और मैंने ये सारी चीजें आप लोग के लिए लिख दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। आइए अब हम लोग एनिमल्स में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो लाइट इन रिलेशन टू एनिमल, सबसे पहला मेटाबॉलिज्म। So light affects metabolic processes of animals through its heating effect on tissues and by ionization of the protoplasm. This all result into an increase in the enzymatic activity and general metabolic rate and degree of solubility of salts and minerals. And animals receiving poor light in caves thus shows slow rate of metabolism, and light also affect the photooxidation and respiration rate. तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो लोग डार्क में रह रहे हैं, जो एनिमल्स, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो लाइट क्या करता है, हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज कर दे रहा है, जिससे अल्टीमेटली ये क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है। तो इट कॉजेज अ इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सिंपल।
ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो बहुत से एनिमल्स जो हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, आप जानते हैं। तो इन एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लाइट इनिशिएट द ब्रीडिंग एक्टिविटीज। इन सम बर्ड्स गोनाड्स बिकम एक्टिव विद इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, मतलब गोनाड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं लाइट इंटेंसिटी से बढ़ने के कारण गर्मियों में। इसीलिए एनिमल्स आर लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड इनडिफरेंट टू डे लेंथ, है ना। वैसे ही हो गया प्लांट का जैसा, कुछ ऐसे एनिमल है जिनको ज़्यादा लंबे टाइम तक सनलाइट चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको कम चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो डे न्यूट्रल हैं। जैसे some sheep, deers and goats are short day animals which may be brought to the sexual act by decreasing the length of exposure to daylight, मतलब है ना, उनका ब्रीडिंग स्टेशन तब आ सकता है। Spring breeding birds and animals as fleece, starlings, turkeys and others are long day animals. And we have others too. Okay, तो इसके बाद डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया। देखिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सैल्मोन लार्वा का ही एग्जांपल दिया था मैंने आपको भी, कि इन सैल्मोन लार्वा अंडरगो नॉर्मल डेवलपमेंट ओनली अंडर सफिशिएंट लाइट कंडीशन, और अगर लाइट की एब्सेंस है तो इसकी रैपिड डेथ हो सकती है। ये जरूरी है सैल्मोन लार्वा का एग्जांपल, कि इन द एब्सेंस ऑफ व्हिच देयर मे बी टेक्स प्लेस अ रैपिड डेथ ऑफ द लार्वी। इसके अलावा इन माइटिलस लार्वी इन देयर अर्ली स्टेज ग्रो लार्जर इन डार्कनेस देन द लाइट। तो दोनों ही एग्जांपल हैं, है ना, एक तरह के कि सैल्मोन लार्वा में लाइट चाहिए उसको जनरली ग्रो करने के लिए, और माइटिलस जो है डार्कनेस में ग्रो कर जाता है। आइस की बात करें तो द डिग्री ऑफ आइस डेवलपमेंट समटाइम्स डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी। तो हर किसी में नहीं है लेकिन कुछ कुछ में है, ठीक है, ध्यान रखना। विजन, आप जानते हैं सभी में विजन जो है लाइट पे डिपेंड करता है। पिगमेंटेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स आर इनिशिएटेड बाय लाइट्स एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ पिगमेंटेशन इन एनिमल इज दस इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट इन अ नंबर ऑफ वेज, ठीक है। जैसे चलो देख लेते हैं थोड़ा। ओके, सो अब देखिए जैसे पिगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा लाइट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स आर इनिशिएटेड बाय लाइट एनर्जी। और जैसे मान के चलो कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो केव्स में रहते हैं, अब वो लाइट के कांटेक्ट में ज़्यादा आते नहीं है, तो उनमें बहुत ज़्यादा कलर्स डेवलप नहीं हो पाते, है ना। तो जैसे अगर हम यहाँ लोग मेंशन भी करें, लेट मी टेक दिस हाइलाइटर फॉर अ मिनट। ओके, लेट्स सी दिस ग्रीन वन। सो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सम एनिमल्स लिविंग इन केव्स एज एम्फीबियंस एंड सम फिशेस, द पिगमेंट इन द स्किन आर लैकिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट नहीं है तो उनकी स्किन में प्रॉपर पिगमेंट डेवलप नहीं हो पाते हैं। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं ना, कैमोफ्लेज में भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जस्ट लाइट की प्रेजेंस में अपने बैकग्राउंड के जैसा कलर डेवलप कर लेते हैं, राइट। तो सम एनिमल्स डेवलप कलरेशन इन देयर स्किन which is more or less resembles with their background in which they live। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक एनिमल की बात करें, लीफ इंसेक्ट की बात करें जिसका नाम है फाइलीलियम, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन फिश या फिर फाइलोट्रेक्स इक्वस, और बटरफ्लाई या कैलिमा पेरेलेक्टा एसेट्रा, इनके पास ना कलरेशन बिल्कुल ऐसा होता है जैसा कि इनके बैकग्राउंड में। आप चाहो तो एक बार गूगल करके देख लेना इन एनिमल्स को, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे ना फाइलीलियम को, तो आपको दिख जाएगा। एनीवे, तो इनकी बैकग्राउंड के जैसा कलर होता है, तो एक तरह से कैमोफ्लेज भी कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है अपने एनिमीज से बचने की, है ना। जैसे आप सभी ने, बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनके पास अपनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। इसके अलावा बहुत से बर्ड्स होते हैं और मैमल्स भी होते हैं, फिशेस हैं, वो डिफरेंशियल शेडिंग रिप्रेजेंट करते हैं अपने डार्क पिगमेंटेशन की, और अपने डार्क पिगमेंटेशन के साथ अपनी बैक पे और अपने नीचे, मतलब जो उनकी वेंट्रल साइड होती है वहाँ तो वो लाइटर कलर शो करते हैं, और अपने डॉर्सल साइड पे एक डार्क पिगमेंटेशन करते हैं। तो ये एक तरह से प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी कराती है कैमोफ्लेज एक्टिविटी में। बहुत सी इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियन, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सेफेलोपोड्स, ये भी अपनी बॉडी में कलर चेंज कर लेते हैं अपने एनवायरमेंटल कंडीशन की तरह। तो एक तरह का ये भी कैमोफ्लेज हो गया, कलर चेंज कह लीजिए आप। इनिशियल में मैंने आपको लोकोमोशन बताया था, तो देखो बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं ना, जैसे कि पढ़ देते हैं चलो। द स्पीड ऑफ लोकोमोशन इन सम लोअर एनिमल्स इज रेगुलेटेड बाय लाइट। इसको फोटोकाइनेसिस भी कह सकते हैं, या फिर हम इस तरह की मूवमेंट को फोटोटेक्सिस भी बोलते हैं। फोटोटेक्सिस, फोटोटेक्सिस का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में जाना, या तो तेज होना या कम होना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ना कि मसल क्रैब का ब्लाइंड लार्वा होता है, ये लिखा हुआ दैट द ब्लाइंड लार्वी ऑफ द मसल क्रैब, जैसे ही हम इसको लाइट देते हैं या फिर
लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइट में रखते हैं तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। तो ये प्रूव है ना कि भाई लोकोमोशन डिपेंड करता है लाइट्स पे, ठीक है। बहुत से एनिमल्स में लाइट जो है ओरिएंटेशन भी डिपेंड करती है। अच्छा देखो, जैसे कि एनिमल्स जैसे कि यूग्लिना, ये पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक है, मतलब लाइट की तरफ जाते हैं, तो लाइट की रिस्पॉन्स में जहां से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें जैसे कि अर्थवर्म्स, स्लग्स और कुछ जू प्लैंक्टन। अब अर्थवर्म है, अब अर्थवर्म डार्क में रहना पसंद करता है, बरोज में रहना पसंद करता है, तो ये क्या है, नेगेटिव फोटोटैक्टिक एनिमल है, ठीक है। तो इस तरह की जो है एक्टिविटीज हैं ये हमें पता होनी चाहिए। प्लांट्स में इसी तरह की एक्टिविटीज को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कह देते हैं। अब जानते हैं इस बात को। इसके अलावा अगर आप फोटो पीरियडिज्म की बात करें तो एनिमल्स में आप लोग समझते होंगे सर्काडियन रिदम होता है ना, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज को। तो फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स भी अपने दिन में लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एनिमल्स आर ऑल्सो नोन टू, एक सेकेंड, animals are known to respond to the length of the day through the effect of total light period on such process such as gonad activity, reproduction, metamorphosis, migration, etc. हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। बहुत सारी कैट फिशेज हैं। इन सर्टन कैट फिशेज longer day induce early maturity, है ना। Migration of eels, salmons and birds is also be affected, known to be affected by photoperiodism, मतलब लाइट की अवेलेबिलिटी, right? As some birds are seen migrating toward north during summers when days are longer and towards south during winter. तो बहुत से ऐसे बर्ड्स होते हैं जो नॉर्थ की तरफ जाते हैं समर्स में और विंटर में साउथ की तरफ आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। डेली रिस्पॉन्स जो होता है एनिमल्स का लाइट कंडीशंस के लिए, उसको हम लोग सर्काडियन रिदम बोलते हैं, हम जानते हैं, और एनुअल रिदम्स को हम लोग सर्कैनुअल रिदम्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एज इट इज हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हम अब आगे डिस्कस करेंगे नहीं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने लाइट एज अ फैक्टर डिस्कस करा। मैं फिर बता दूं, हमें जब लाइट फैक्टर की बात करनी है तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स में बात कर रहे हैं। मैंने ये फैक्टर्स इनिशियल में आप लोगों को लिखवा दिए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में लाइट के थ्रू अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ वर्ड हैं हीलियोफाइट वगैरह, प्लांट्स में जनरली ये फैक्टर्स रहेंगे और एनिमल्स में जनरली ये फैक्टर्स रहेंगे। तो इतना हमें ध्यान रखना है और कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो आई होप एवरीवन दैट आई मेड माई सेल्फ क्लियर अप टू दिस पॉइंट। एंड इसके आगे हम जो है नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर लेंगे, जिसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर टू द चैनल। थैंक यू।